नमस्कार। हम लोग मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के अंदर अब अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक होगा अंग्रेजों और मराठों के बीच में होने वाली लड़ाई और लड़ाई के बाद की संधि का। अंग्रेज और मराठा कुल मिलाकर 3 बार लड़े थे। पहली लड़ाई उनकी चली थी 1775 से लेकर 82 के बीच। उस लड़ाई के अंत के बाद सलवाई की संधि हुई थी 1782 में। 1782 की जो सलवाई की संधि है उसके बारे में बहुत सारा हिस्टोरियन लोगों ने अपना अपना रिसर्च पेपर तैयार किया है। उसको लेकर क्वेश्चन कमीशन के तरफ से कई बार पूछा जा चुका है। एक मूल मुद्दा यह है कि सलवाई की जो संधि की गई थी वह संधि अंग्रेजों के लिए अच्छी थी या कि बुरी। कुछ अंग्रेज कहते हैं कि सलवाई की संधि हमारे लिए न तो लाभदायक थी और न ही सम्मानजनक। दूसरी तरफ लोग ये भी कहते हैं कि सलवाई की संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं को कूटनीतिक लड़ाई में पराजित कर दिया और भारतीय कूटनीति की चाबी अंग्रेजों के हाथ में आ गई। अब सवाल ये उठता है कि सलवाई की संधि कैसी थी और जैसी भी थी वैसी क्यों थी और अंग्रेजों के लिए अंततोगत्वा इस संधि का क्या महत्व रहा। इसी विषय से संबंधित हमारा आज का क्वेश्चन है। जब आप क्वेश्चन की ओर चलकर देखते हैं तो देखिए कि क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सलवाई की संधि 1782 में जो हुई है वो अंग्रेजों के लिए न तो अंग्रेजों के लिए सम्मानजनक थी और न ही उनके हितों की दृष्टि से लाभदायक। आपको इसके ऊपर टिप्पणी करना है, आपको कमेंट करना है। कौन से स्टेटमेंट के ऊपर? तो यह कि जो ट्रीटी ऑफ सलवाई है वह अंग्रेजों के लिए न तो ऑनरेबल है और न ही एडवांटेजियस है। कोई भी स्टेटमेंट जब हिस्टोरियन का होता है तो उसके अंदर उस हिस्टोरियन का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। उसे आप उस विषय से संबंधित अल्टीमेट हिस्ट्री मानने की भूल मत करिए। कमीशन ने आपको एक हिस्टोरियन का ओपिनियन दिया है एक स्टेटमेंट के रास्ते से और आपको कहा है कि इसके ऊपर आप अपनी टिप्पणी करिए। तो जब आपसे टिप्पणी मांगी जाती है तो आप क्या करते हैं? पहले स्टेटमेंट में जो बात कही गई है, जो वक्तव्य है, वक्तव्य को स्पष्ट कर देते हैं। वक्तव्य को आप स्पष्ट कर देते हैं। वक्तव्य में जो दावा किया गया है, दावा के पक्ष में इतिहासकार का आधार बता देते हैं। उसके बाद फिर जब आपसे टिप्पणी मांगी गई है तो टिप्पणी आप कैसे करेंगे? तो टिप्पणी आप करते हुए उनके आधार की जांच करते हैं। आधार की जांच करते हैं और जब आधार की जांच कर लेते हैं तो फिर आप ये देखते हैं कि वह आधार सही तो निष्कर्ष सही, तो निष्कर्ष सही। आधार गलत तो निष्कर्ष गलत।
यदि आधार सही है तो निष्कर्ष सही है, आधार गलत है तो निष्कर्ष गलत है, और आधार यदि आधा अधूरा है तो निष्कर्ष भी आधा अधूरा ही सच होगा। अब इसी पैटर्न पर चलकर हम देखें कि इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे गढ़ेंगे। इस प्रश्न के उत्तर को गढ़ने के क्रम में हमें यह देखना है कि सलवाई की संधि की शर्तें क्या है, यह बता देना है। शर्तों को बताने के पश्चात यह देखना है कि अंग्रेजों के लिए यह लाभदायक नहीं है, नहीं है का आधार, यानी किस आधार पर कहा गया कि वो लाभदायक नहीं है। इसके बाद सम्मानजनक नहीं है, सम्मानजनक नहीं है का आधार, पहले हम इन दोनों बिंदुओं पे बात कर लेते हैं। लाभदायक नहीं है कहने के पीछे की बात यह है कि सलवाई की संधि के माध्यम से अंग्रेजों को मराठों ने सलसिट और बसीन का क्षेत्र दिया। इतना क्षेत्र मात्र तो नहीं था ना कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किया था। सलसिट और बसीन का क्षेत्र तो इस युद्ध में अंग्रेजों को न्यूट्रल रहने के लिए बतौर ऑफर दे दिया था नाना फडणवीस ने। नाना फडणवीस ने अंग्रेजों को कहा था कि आप रघुनाथ राव को मराठों का पेशवा बनाने में योगदान मत कीजिए, उसके पक्ष में लड़ाई मत कीजिए, मराठों के मामलों से आप दूर रहिए, और दूर रहने के बदले में बतौर सौदा हम आपको सलसिट और बसीन का क्षेत्र दे देंगे। अंग्रेज दूर नहीं रहे, उन्होंने मराठों के मामले में इंटरवेंशन किया। 7 वर्षों तक उनको लड़ाई झेलनी पड़ी, उसमें निश्चित तौर पर उनका धन भी गया, उनके लोग भी मरे, और अंततोगत्वा जब उन्हें यह एहसास हो गया कि वो युद्ध नहीं जीत पाएंगे तो उन्होंने मराठों से संधि कर लिया, और संधि के तहत उन्होंने मराठों को यह कहा कि अब हम और आप दुश्मन नहीं हैं, हम आप दोस्त हैं। और इसके बदले में मराठों ने उनको फिर वही क्षेत्र दिया, सलसिट और बसीन। तो 7 वर्षों तक लड़के उनको अंततोगत्वा क्या मिला? उतना ही क्षेत्र जो वो बिना लड़े प्राप्त कर सकते थे। इसी के मद्देनजर यह बात कही जाती है कि यह बात न तो लाभदायक है और न ही सम्मानजनक है। देखने लायक बात यह होती है कि लाभदायक तो नहीं ही है, अब वो अपमानजनक कैसे है? तो अपमानजनक के तहत एक बात आप एडिशनली जोड़ सकते हैं कि कोई भी युद्ध बिना निर्णय के समाप्त नहीं होता है। हम ये जरूर पढ़ते हैं कि वह युद्ध बराबरी पर छूटा, न तो इसमें अंग्रेजों की जीत हुई न तो मराठों की जीत हुई, लेकिन बावजूद इसके हमें यह जरूर देखना पड़ता है कि युद्ध में कोई तो हारा होगा। कौन हारा? यह सच है कि दोनों बराबरी पर थे, मराठे भी चाहते थे कि संधि हो। यदि वो जीत रहे होते तो वो थोड़े ना अंग्रेजों के साथ में बिनोवलेंस का व्यवहार करते और कहते कि चलो कोई बात नहीं, तुमको हमने डाउट का बेनिफिट दे दिया और तुम जाओ अब शांतिपूर्वक अपने घर में रहो। ऐसी कोई बात नहीं है। मराठों को भी लग रहा था कि वो इस संकट से बाहर निकले और शांति की ओर जाएं, नहीं तो उनकी फजीहत हो रही थी। कई मराठा सरदार अब युद्ध से बिल्कुल ही तौबा करना चाहते थे।
लेकिन अंग्रेजों के लिए यह अपमानजनक ज्यादा है, क्योंकि अंग्रेजों ने युद्ध की शुरुआत किया था। जो युद्ध की शुरुआत करे वो यदि युद्ध को अंततोगत्वा न जीत पाए तो ये उसकी हार मानी जाती है। मराठे आत्मरक्षा कर रहे थे, और यदि वो आत्मरक्षा में कामयाब रहे तो ये उनके लिए जीत की तरह है। इसीलिए ये बात कही जाएगी कि युद्ध में अंग्रेजों को न तो कोई लाभ मिला और न ही यह संधि उनके लिए सम्मानजनक रही। तो ये बात हमने स्पष्ट कर दिया। और तब हम कहते हैं किंतु सिक्के का दूसरा पहलू भी है। तो जो फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन आता है वो क्या है? फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन क्या है? सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? जब हम सिक्के के दूसरे पहलू की बात करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि सिक्के का दूसरा पहलू कुछ इस तरीके का है कि लाभदायक नहीं है, सम्मानजनक नहीं है, नहीं है, तो क्या ब्रिटिश ने यह संधि करके गलत निर्णय लिया? गलत निर्णय लिया? जब कोई हिस्टोरियन कहता है कि यह संधि न तो लाभदायक है और न ही सम्मानजनक है, तो इसका मतलब है कि वो ये कह रहा है कि यह संधि गलत है, अंग्रेजों को ऐसी संधि नहीं करना चाहिए था। लेकिन हम ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने यह संधि करके कोई गलत निर्णय नहीं लिया। यह संधि उनके लिए अच्छी संधि है, चाहे लाभदायक हो या न हो, चाहे सम्मानजनक हो न हो। कैसे? तो इस तरीके से कि वो यह युद्ध उस समय लड़ रहे थे जबकि वो मराठा, मैसूर, निजाम तीनों से एक साथ लड़ रहे थे। नंबर 2, यह युद्ध उस समय चल रहा था जबकि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस के दौर से गुजर रही थी। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम टकराव का शिकार था। अभी तक कंपनी के रेवेन्यू की रेगुलर और यथोचित वसूली नहीं हो पा रही थी, तो आर्थिक क्राइसिस भी था। कंपनी अभी इंग्लैंड से सहायता भी नहीं प्राप्त कर पा रही थी, क्योंकि इंग्लैंड की सरकार अमेरिका की क्रांति की लड़ाई में उलझी हुई थी। तो ऐसी स्थिति में यदि इस युद्ध को कंपनी ने और लंबा खींचा होता, वो भी तब जबकि मराठे भी इनका पुरजोर मुकाबला कर रहे थे और वो हार नहीं मान रहे थे, कई मोर्चाओं पर अंग्रेजों को पराजित भी कर दिए थे, तो ऐसी स्थिति में लड़ाई यदि लंबी खींचते तो अंग्रेजों को ज्यादा नुकसान होता। तो ज्यादा नुकसान से बचने के लिए कम लाभ और थोड़ा सा अपमानजनक होने के बावजूद अंग्रेजों ने यह संधि अपने हित में किया था। ऐसा नहीं है कि उनकी चेतना जग गई थी मराठों के प्रति कि भाई किसी दूसरे की भूमि पर कब्जा करने के लिए जो लड़ाई है वो नैतिक नहीं है, तो फिर संधि कर लेते हैं। उन्होंने अहिंसा के पक्ष में जाकर संधि थोड़े ने किया था, उन्होंने संधि किया था अपने ही हित को ध्यान में रखते हुए। उन्होंने संधि किया था यह सोचते हुए कि यदि हम अभी अपमान की चिंता करेंगे तो कल को और ज्यादा अपमानित होकर हमें संधि करना पड़ेगा। अभी हम यदि कम लाभ की चिंता करेंगे तो कल को और ज्यादा नुकसान करके हमको संधि करना पड़ेगा। अतः अंग्रेजों ने परिस्थितियों को समझा और समझ के संधि का निर्णय लिया। यानी कि आपको संधि के दौरान क्या प्राप्त होता है वो इस पर निर्भर करता है
कि युद्ध में आप कितनी सशक्त भूमिका में थे। तो संधि की शर्तें यदि अंग्रेजों के लिए बहुत लाभदायक नहीं है तो उसका कारण है कि युद्ध में अंग्रेजों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था। अतः युद्ध के परफॉर्मेंस के अनुपात में देखा जाए तो संधि की शर्तें अंग्रेजों के लिए अच्छी थी। तब अगला मुद्दा एक और है जो कि अंतिम है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि भारतीय कूटनीति की चाबी ब्रिटिश के हाथ लग गई, के हाथ लग गई। ये कैसे? हाउ कैन यू से सो that the key of Indian diplomacy was now in the hands of Britishers? तो बात यह है कि अंग्रेजों ने स्ट्रैटेजी ये बनाया था कि भारत को एक एक करके जीतना है। जब हम किसी दुश्मन से युद्ध करेंगे तो बैलेंस ऑफ पावर हमारे फेवर में होना चाहिए, हमारे दोस्त होने चाहिए और हमारे दुश्मन के दोस्त नहीं होने चाहिए। लेकिन इस युद्ध के दौरान क्या हुआ कि एक साथ ही हुआ अंग्रेज किनके साथ लड़ रहे थे? मराठा मैसूर निजाम, यानी कि एक साथ में 3 से लड़ रहे हैं। बैलेंस ऑफ फेवर इनके पक्ष में ना होकर दुश्मन के पक्ष में है, दुश्मन के दोस्त हैं, इनके दोस्त हैं ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेज गलत फुटेज पे लड़ रहे थे और संधि के दौरान उन्होंने अपने पोजीशन को रिकॉन्सोलिडेट किया। और रिकॉन्सोलिडेशन के तहत उन्होंने क्या किया? उन्होंने मराठों को यह कहा कि हम आपके साथ संधि कर रहे हैं, मैसूर के साथ में हमारा युद्ध जारी रहेगा और उस लड़ाई में आप तटस्थ रहेंगे। तो मैसूर के विरुद्ध मराठों की तटस्थता अंग्रेजों की कूटनीतिक जीत थी। कूटनीतिक जीत थी। कैसे? उन्हें भारत यदि जीतना था तो इसी रास्ते उनको जीत मिल सकती थी कि उनके अगेंस्ट कोई संयुक्त मोर्चा न बने, जबकि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के दौरान संयुक्त मोर्चा बन चुका था। इस संयुक्त मोर्चा को सलवाई की संधि के माध्यम से वो तोड़ने में कामयाब रहे कि जब उन्होंने कहा कि आपसे हमारी संधि हो गई, आप हमारे मित्र हो गए, मैसूर हमारा दुश्मन है और हम उससे लड़ेंगे और आप उसके साथ नहीं जाएंगे। मराठों ने अपनी अदूरदर्शिता का परिचय दिया। उन्हें लगा कि मैसूर की हार और मैसूर की दुर्बलता से मराठों को भी फायदा होगा, जबकि अंग्रेजों ने कूटनीतिक बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। उन्हें यह पता था कि अब मैसूर को पहले निपटाना है, फिर निजाम को निपटाएंगे, फिर मराठों को भी निपटा देंगे। इस तरीके से देखा जाए तो सलवाई की संधि के रास्ते अंग्रेजों ने भारत में आगे की जीत का रास्ता प्रशस्त कर लिया। मराठों ने सलवाई की संधि पर हस्ताक्षर करके अंग्रेजों के लिए रास्ता खुला छोड़ दिया और अंततोगत्वा यह संधि अंग्रेजों के लिए वरदान सिद्ध हुई और स्वयं मराठों के लिए अभिशाप। इसीलिए एक इतिहासकार ने यह लाइन लिखा कि भारतीय कूटनीति की चाबी अब अंग्रेजों के हाथ में आ गई और मराठों ने सलवाई की संधि के ऊपर दस्तखत करके अपनी ही मृत्यु के परवाने पे दस्तखत किया था। यदि आप इस एंगल को एक्सप्लेन करने में कामयाब हैं तो यहां पर आपको ज्यादा अच्छा नंबर आ सकता है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि देखो, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लो। इसके ऊपर आपको इससे संबंधित पीडीएफ वगैरह मिलता रहेगा। ये हमारी एक नई शुरुआत है
हमने अनअकैडमी की ओर से मुखर्जी नगर में ऑफलाइन क्लासेस की शुरुआत किया है। ऑफलाइन क्लासेस में हम ऑप्शनल भी पढ़ाएंगे और जनरल स्टडीज भी। मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल 10 तारीख से यानी 10 अगस्त से शुरू होगा। मेरे साथ में और भी हमारे जो मित्र हैं उनका भी ऑप्शनल शुरू होगा। पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, 4 ऑप्शनल अनअकैडमी एक साथ शुरू कर रहा है। मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। इसके अलावा अनअकैडमी का जनरल स्टडीज का बैच शुरू हो चुका है। बहुत ही गुणवत्ता संपन्न कोर्स है। कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, क्लास, साइंटिफिक शेड्यूल, रेगुलर टेस्ट और इन सब को चलाने के लिए सीनियर मोस्ट एंड इनर्जेटिक यंगस्टर्स की एक टीम है। मेरी भूमिका एकेडमिक डायरेक्टर की है, जो पूरा का पूरा एकेडमिक प्लान तैयार करेगा। हमारे एकेडमिक प्लान में हमारे साथी होते हैं रमेश सिंह सर, जो अपने आप में इकोनॉमिक्स के एक सिद्धस्त शिक्षक हैं। हमारे साथ में मधुकर कोटबे सर हैं। मधुकर कोटबे सर आज के डेट में नए उभरते हुए शिक्षकों के बीच में सबसे कॉम्पिटेंट एंड सबसे लोकप्रिय शिक्षक हैं। हमारे साथ में संजीव सर हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल, उसके साथ में ज्योग्राफी जीएस पढ़ाएंगे आपको। दीपक सर हैं, दीपक सर पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शनल के शिक्षक हैं। साथ में आपको पॉलिटी, आईआर और एथिक्स का एक हिस्सा पढ़ाएंगे। इधर हमारे साथ में अतुल लोहिया सर हैं। अतुल लोहिया सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत ही सिद्ध शिक्षक हैं और वो हमारे साथ में गवर्नेंस का पोर्शन देखेंगे जीएस में, और साथ में एथिक्स का जो गवर्नेंस का पार्ट है। एथिक्स के अंतर्गत मैं आपके लिए केस स्टडीज का हिस्सा देखूंगा, यानी कि मेरा रोल जनरल स्टडीज में क्या होगा, हिस्ट्री एंड कल्चर, और उसके साथ में एथिक्स का केस स्टडीज। इसके साथ में ये अजय सर हैं और इधर हिमांशु सर हैं। ये दोनों आपके लिए करंट अफेयर्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हिस्सा देखेंगे। ये ललित यादव सर हैं। ललित यादव सर जो हैं वह पॉलिटी एंड गवर्नेंस के शिक्षक हैं, बहुत ही हुनरमंद शिक्षक हैं। हमारे साथ हमारी टीम में जो कोर्स डिवीजन किया गया है उसमें एक सेक्शन पॉलिटी का ललित सर भी पढ़ाएंगे। कुल मिलाकर देखो तो हमारी टीम नवरत्नों की टीम है, और इन नवरत्नों की टीम के अंतर्गत ये कमिटमेंट है कि हम मुखर्जी नगर में ऑफलाइन बैच के अंदर वो सर्विस ऑफर करने जा रहे हैं जो कि बच्चों के लिए पीटी सुनिश्चित कर सके और मेंस में 500 नंबर के दायरे को पार करा सके। आप भरोसा करिए, हमारी टीम के साथ जुड़िए। बच्चों ने शुरुआती दौर का अच्छा भरोसा दिखाया है। हमारा एक बैच फुल हो चुका है और अब दूसरा बैच शुरू होने वाला है। ऑप्शनल के बारे में मैंने बता ही दिया। आप ऑप्शनल में जुड़िए हमारे साथ में। मैं आपको अपनी ओर से सर्वोत्तम सर्विस देता रहा हूं। पिछले 20 वर्षों से मैं ये कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। आज बस इतनी ही बात। नमस्कार, टेक केयर।